गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लेन स्टार्ट करेंगे। देखिए प्लेन जो होता है पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। प्लेन होता है जैसे आपको ये बुक दे रखी है, ये क्या हो गया, प्लेन हो गया। सही। अब देखिए इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें आपस में क्या होता है, कोई ना कोई रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसकी इक्वेशन बोलते हैं। सही। अभी मैंने आपको एक प्लेन दिखाया था, उस प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन सब पॉइंट्स के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे। उन एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना, जब तो एक प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, तो वो जो रिलेशन होता है वही क्या कहलाती है, इसकी इक्वेशन कहलाती है। तो अब देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है उसमें हमें क्या करना होता है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो d दे रखा है, और जो नॉर्मल दे रखा है आपको कहां से, ओरिजिन से, वो दे रखा है n वेक्टर। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, उसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए मैं थोड़ी बड़ी फिगर बना देता हूं। ये आपको एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखे हैं और ये आपको एक प्लेन दे रखा है। अब हम ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। सही। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, सही, ये d है। मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओरिजिन से किसका, प्लेन का, वो मान लीजिए d है। और ये जो वेक्टर है ये n वेक्टर है। क्लियर है। तो अब देखिए ये ओरिजिन हो गया, इस पॉइंट को मैंने मान लिया p। अच्छा अब देखिए, अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लूंगा, एक q। अब इस q पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इन q पॉइंट्स के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लूंगा, वही क्या होगी, इस प्लेन की इक्वेशन होगी। क्लियर है। अच्छा इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ओ क्यू को ज्वाइन करता हूँ और फिर क्यू पी को ज्वाइन करता हूँ। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर वी नो डेट, यहाँ पर ओ क्यू वेक्टर जो होगा, ओ क्यू वेक्टर किसके बराबर होगा बच्चों, ओ पी प्लस पी क्यू के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा तो इससे ओ क्यू वेक्टर को तो हम आर वेक्टर लेते हैं, ये आपको पता ही है। हमें क्या करना है, ये क्यू पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन निकालना है। तो इस क्यू का जो हम पोजीशन वेक्टर मानेंगे वो हमेशा आर वेक्टर मानते हैं। सही। और ये आर वेक्टर किसके बराबर होता है, ये भी हमें पता है, ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एन के बराबर होता है। वेयर एक्स वाई जेड क्या होंगे, इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट क्यू के। क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहां से आप क्या करिए, पी क्यू वेक्टर निकाल लीजिए। तो ओपी को मैं इधर ले जाऊंगा, आर माइनस ओपी इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखिए अब हमें जो है ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्या होगा। क्लियर है। तो ओपी वेक्टर आपको क्या दे रखा है, इन्होंने एन दे रखा है। तो आप ये बात आपको पता ही होगी कि किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसके लिए हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ओपी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब देखिए ओपी का जो यूनिट वेक्टर है उसे हम मान लेते हैं एन। ओपी वेक्टर हमने एन माना है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन का यूनिट वेक्टर। और ओपी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। और ओपी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, डी के। तो ओपी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, डी इंटू एन का यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो हम यहाँ रख देंगे ओपी कितना है, तो ये हमारा वेक्टर आ गया पी क्यू। क्लियर है। अब देखिए वी है, हमारे पास ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, क्यूपी के। देयरफॉर इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। सही। तो अब देखिए ओपी वेक्टर क्या है आपके पास,
एन का यूनिट वेक्टर इंटू डी, और क्यू पी वेक्टर क्या है आर माइनस डी इंटू एन का यूनिट वेक्टर। अब इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, आर डॉट एन का यूनिट वेक्टर इंटू डी, और ये अच्छा आप क्या करिए इस डी को इधर ले जाइए, इस डी को इधर ले जाइए, क्लियर है, क्योंकि तो न्यूमेरिकल नंबर होगा ना, ये जीरो में जाके क्या होगा खत्म हो जाएगा। अब करिए मल्टीप्लाई, तो आर डॉट एन का यूनिट वेक्टर अच्छा माइनस डी इंटू एन का यूनिट वेक्टर डॉट एन का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये तो 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया आर वेक्टर डॉट एन का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो ये बच्चों उस प्लेन की इक्वेशन है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो d है, और जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन वो है n। क्लियर है, ये उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आ गई। क्लियर है। अच्छा अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, n वेक्टर जो है आप ये मान लीजिए ये है ai प्लस bj प्लस c के। क्लियर है, ये मैंने क्या किया n वेक्टर मान लिया, तो जब हम इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो किस फॉर्म में आता है वो li प्लस mj प्लस nk की फॉर्म में आता है। तो हम रख देंगे r वेक्टर क्या दे रखा है xi प्लस yj प्लस बच्चों यहाँ z है ना तो गलती से लिख दिया प्लस nk ओ z की डॉट इसकी जगह li प्लस mj प्लस nk इज इक्वल टू d। अब कर लीजिए सॉल्व इसको, कितना आएगा lx प्लस my प्लस nj इज इक्वल टू d। तो ये बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। यहाँ पर l m n जो है ये डायरेक्शन कोसाइन है किसके नॉर्मल के, d क्या है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला है जो अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला है, यहां पर इन्होंने कहा है कि आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी एक पॉइंट से पास होता है, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उन्होंने ले लिया ए वेक्टर, और किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और वो वेक्टर ले लिया इन्होंने एन वेक्टर। क्लियर है, देखिए इसमें उन्होंने कहा है ये मान लीजिए आपको एक ऐसा प्लेन दे रखा है, क्लियर है। अच्छा इसके ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने ले लिया ए, तो ये जो ओ ए वेक्टर है पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने ले लिया ए वेक्टर। क्लियर है, और नेक्स्ट इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमें दे रखा है एन वेक्टर, तो हमें क्या करना है इस प्लेन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं आर। सही, अब आर पॉइंट के जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे, वही क्या होगी इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसे भी ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर
वी हैव OA प्लस AR किसके बराबर है बच्चों? वो OR के बराबर है। क्लियर है? तो यहां से आप क्या करिए, AR निकाल लीजिए। AR किसके बराबर आएगा? OR माइनस OA। तो अब देखिए OR वेक्टर क्या है, इसे हम R वेक्टर मान लेते हैं, और OA वेक्टर क्या दे रखा है? A वेक्टर। तो ये जो AR वेक्टर है ये किसके बराबर है? वेक्टर R माइनस वेक्टर A की। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है ये जो नॉर्मल है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सही? अच्छा, पिछली बार जो था ना, जो पहले क्वेश्चन में था, वहां पे जो नॉर्मल था वो फ्रॉम ओरिजिन था। ये नॉर्मल कहीं पर भी हो सकता है, ये ओरिजिन से भी हो सकता है और जरूरी नहीं है ओरिजिन से ही हो। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जब ये n वेक्टर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो AR के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें दिया क्या इन्होंने? वी है AR जो है वो परपेंडिकुलर है n के, देयरफॉर AR जो है उसका डॉट प्रोडक्ट n के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो AR कितना दे रखा है? R माइनस A डॉट n इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट का वेक्टर हमने बना लिया A वेक्टर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है ये वेक्टर है n, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। क्लियर है? अच्छा, अब आप क्या करिए, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए। सही? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो पॉइंट A है इसके हम XY जेड कोऑर्डिनेट मानते हैं। सही? पॉइंट A जो है इसका x कोऑर्डिनेट x1 मान लिया, y y1 मान लिया और z z1 मान लिया। सही? x y z तो हम r ही मानेंगे ना। सही? और ये जो नॉर्मल है इसे हमने मान लिया AI प्लस BJ प्लस C। तो अब देखिए हमें R वेक्टर तो पता ही है क्या होता है, R होता है XI प्लस YJ प्लस ZK, और A क्या दे रखा है? X1I Y1J प्लस Z1K डॉट n वेक्टर AI प्लस BJ प्लस C, ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 0। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x माइनस x1 इंटू A प्लस y माइनस y1 इंटू B प्लस z माइनस z1 इंटू C इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 0। क्लियर है? तो ये कौन सी होगी बच्चों? कार्टेशियन इक्वेशन। ये कौन सी हो गई? वेक्टर इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसमें उन्होंने कहा एक प्लेन जो है उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, तो अब हमें क्या करना है, उसकी कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है।
मान लीजिए आपको यहाँ पर एक प्लेन दे रखा है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ले लिया P, एक ले लिया Q और एक ले लिया R। क्लियर है? ये ऐसा करता हूँ मैं, ABC ले लेता हूँ। क्लियर है? अब देखिए, अब इन्होंने कहा हमें एक प्लेन दे रखा है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, सही। अब इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर OA जो है वो तो हमने A मान लिया, और OB B मान लिया, और OC C मान लिया। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे वो निकालिए कार्टेशियन, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को A के जो x कोऑर्डिनेट है उसे x1 मान रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट को y1, z कोऑर्डिनेट को z1, और b के x2 y2 z2, और c के x3 y3 z3, ये मान। क्लियर है? अब हमें ये करना है, इस प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन जो है मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट R ले लेते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट z मान लेता हूँ। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इन x y z के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, वही क्या होगा, इस प्लेन की इक्वेशन कहलाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो उसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले R को A से ज्वाइन करता हूँ, सही, और फिर इनको आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, सही। या आपको इजी करने के लिए इसी से ज्वाइन कर लीजिए, एक से तीनों को। क्लियर है? अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो AR वेक्टर होगा, सही, आप AR वेक्टर कंसीडर करिए, AB वेक्टर कंसीडर करिए और AC वेक्टर कंसीडर करिए, सही। अब देखिए AC और AB के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो AR के भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। ये बात आई समझ आपको? दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर जो वेक्टर AB और AC के, सही, AB और AC के परपेंडिकुलर वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है ये AR के भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर AB and vector AC is also perpendicular to vector AR। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखिए AB वेक्टर पहले निकाल लीजिए, क्या होगा, AB कैसे निकालोगे, OB माइनस OA, डेट मीन्स B माइनस A, और AC वेक्टर क्या होगा, OC माइनस OA, कितना आ जाएगा, C माइनस A। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या करना है, AB और AC के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, वो क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सही। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AR जो है वो परपेंडिकुलर होगा, सही, किसके, या
ऐसे करिए, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए आर वेक्टर के। क्लियर है? तो इसको निकाल लीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए परपेंडिकुलर होगा किसके, इसके आर माइनस ए के। सही, इसीलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इक्वेशन आ गई किसकी, उस प्लेन की जो 3 पॉइंट से पास होता है, ए बी और सी से। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी। क्लियर है? अच्छा, आप इसकी देखिए कार्टेशियन इक्वेशन आप कैसे निकालोगे। देखिए, देखो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। सही, जिसमें एक में तो सबसे पहले मान लीजिए ये 3 वेक्टर हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे बोलते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इसमें हम क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर इसके और फिर इसके कोफिशिएंट लिखते हैं। क्लियर है? तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका क्या आएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और इसका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इसका x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, मैं एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करवा देता हूँ आपको, फिर करेंगे हम बाकी के फॉर्मूलास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए, पहले मैं आपको बी पार्ट सी पार्ट करवा देता हूँ। देखिए, आपको उन्होंने कहा ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इस पर जो नॉर्मल है उसकी हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, और इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसकी इक्वेशन क्या थी बच्चों, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। क्लियर है? मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओरिजिन से d दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या दे रखा है, d। सही, और ये जो नॉर्मल है OP, ये मान लीजिए आपको ये दे रखा है AI प्लस BJ प्लस CK। तो इस केस में जब हम इसका वो बनाएंगे क्या, यूनिट वेक्टर, तो वो क्या होता है LI प्लस MJ प्लस NK। क्लियर है? तो अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए, क्या आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको तो लग रहा होगा कर लो सीधा ही हो जाएगा, कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर, सही, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए, तभी आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। सही, इनका स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ। कितना आएगा ये 4, 9 और 1 कितना आ जाएगा 14। तो रूट 14 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। फिर अब आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। तो आप कंपेयर कर लीजिए इसको। यहाँ पर एल कितना आ गया बच्चों 2/√14 और m आ गया 3/√14 और n -1/√14 और d आ जाएगा 5/√14। तो ये डायरेक्शन को साइन आ गया जिसके नॉर्मल के, और ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है? आप एक बार ध्यान रखना, आप इसको डायरेक्ट इससे कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही केस में कर सकते हो जब इन तीनों के x, y और z के तीनों के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम 1 आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हम इस ट्रिक से क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। सही, तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब देखिए इसका मैं आपको बाकी पार्ट तो आप खुद कर लेंगे बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक डी पार्ट और करवा देता हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं प्रॉपरली पहले ऐसे लिख देता हूँ 0x प्लस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू -8। क्लियर है? अब माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 0x माइनस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू 8। क्लियर है? अब हम निकालते हैं इसको। क्या हम इससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। रीजन वही है कि l² प्लस m² प्लस n² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है? अब कंपेयर कर लो इससे, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू dc। तो हेयर l आ गया 0, m आ गया -1 और n आ गया 0 और d आ गया 8/5। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन कोसाइन किसके आ गए, जो इस प्लेन के नॉर्मल होगा। और 8/5 क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, कहाँ से, ओरिजिन से। बाकी के दोनों पार्ट्स बच्चों आपको खुद करने हैं, वो भी आप इसी तरह से कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें रखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। और नॉर्मल जो है वो आपको इन्होंने दे रखा है 3i प्लस 5j माइनस 6k। क्लियर है? मान लीजिए आपको ये वेक्टर दे रखा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो d है और उसके जो नॉर्मल है
वो दे रखा है n, मतलब नॉर्मल जो है कहाँ से दे रखा है, ओरिजिन से, वो दे रखा है n। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, r डॉट n का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। सही, बहुत ज़्यादा ही निकालना। n वेक्टर का क्या करेंगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। और d कितना दे रखा है, 7। ये आ जाएगा r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k इज इक्वल टू 7। ये आएगा 9 34 70 रूट 70। तो ये बच्चों हमारी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। सही, अगर कार्टेशियन इक्वेशन पूछी हो तो आर वेक्टर की आपको वैल्यू पता ही है क्या होती है, वो आप पुट कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। देखिए इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, r की वैल्यू लगा देते हैं। क्या होता है वो, xi प्लस yj प्लस जेड की, और ये i प्लस j माइनस की। सही, अब कर लीजिए सॉल्व। x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। क्लियर है? ये तो बच्चों इजी क्वेश्चन है काफी। सी पार्ट देख लीजिए, बी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। ये हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है किसकी, प्लेन की। अब देखिए इसलिए हमें क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम r की वैल्यू रख देंगे, क्या होगी, xi प्लस yj प्लस जेड की, और ये एज इट इज। अब देखिए i को तो i से करेंगे तो कितना आएगा, s माइनस 2t इंटू एक्स। इसको इससे करेंगे, j को j से, 3 माइनस t इंटू वाई, 2s प्लस 2s प्लस t इंटू जेड इज इक्वल टू 50। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन।
देखिए इसमें मैंने कहा हमें एक प्लेन दे रखा है, ये मान लीजिए प्लेन दे रखा है, हम ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो जहां पर ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा प्लेन को, उसके हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सही, वो पॉइंट हमें एक तरह से फाइंड आउट करना है। सही, तो इसका बच्चों डायरेक्ट फॉर्म होता है, एक्स का फॉर्म होता है एल डी, वाई का होता है एम डी और जेड का होता है एन डी। क्लियर है? अच्छा, अभी मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसकी भी मैं डेरिवेशन करवा दूंगा आपको। अभी तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्यों, ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। सही, मगर वैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जहाँ पर ये यूज हो रहा है, तो वहाँ मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा कि यही फॉर्मूला क्यों होता है। मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है और उसकी इक्वेशन दे रखी है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो इस केस में इस प्लेन पर जब आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे, सही, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट एल डी होता है, वाई कोऑर्डिनेट एम डी होता है और जेड कोऑर्डिनेट एन डी होता है। सही, अभी आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाद में मैं डिराइव करवा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमें प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है। क्लियर है? इसको मैं इधर ले जाता हूं। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है क्या हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर, इनको ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 4 9 13 29। तो रूट 29 से पहले हम डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, दोनों साइड्स को, सॉरी। क्लियर है? अब इसको इससे कंपेयर कर लीजिए आप। तो L कितना आएगा, 2/√29, M क्या आएगा 3/√29 और N कितना आएगा 4/√29। क्लियर है? इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो D कितना आ जाएगा 12/√29। क्लियर है? एक बार आपने L, M, N और D की वैल्यू निकाल ली तो आप X, Y, Z तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। सही, अब देखिए LD क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24/29। ये तो X कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट का, Y कोऑर्डिनेट होगा MD 36/29 और Z होगा LD 48/29। क्लियर? तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो बच्चों बाकी के पॉइंट्स, बाकी के तीनों पार्ट्स जो है खुद कर लीजिएगा। सही, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। पहले आपको L, M, N और D फाइंड आउट करना है प्लेन का, फिर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा कहाँ से, ओरिजिन से। सही, उसका X कोऑर्डिनेट होता है LD, Y कोऑर्डिनेट होता है MD और Z कोऑर्डिनेट होता है ND। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन्होंने कहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू। इन्होंने कहा आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और वो प्लेन पास होता है इस पॉइंट से 1
कोमा 0 कोमा -2 से, और इसके नॉर्मल जो है वो दे रखा है I प्लस जे, ये वेक्टर जो है इसके नॉर्मल दे रखा है। क्लियर है? अच्छा देखिए, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, मान लीजिए एक वेक्टर है वो किसी पॉइंट से पास होता है, सॉरी एक प्लेन है वो किसी पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर को क्या मान लिया मैंने, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया, और उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उसे एन वेक्टर मान लिया, तो उसकी इक्वेशन ये होती है। सही? मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है वो किसी पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने ए वेक्टर है, और इसके नॉर्मल जो वेक्टर है उसे मान लिया मैंने एन वेक्टर है, तो उसकी इक्वेशन ये होगी r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। सही? तो यहाँ पे ए वेक्टर क्या आएगा, 1i प्लस 0j माइनस 2k, और एन वेक्टर क्या आएगा, i प्लस j माइनस k। क्लियर? तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसे करिए, ये आएगा 1 प्लस 0 प्लस 2। सही? तो ये आ गया r डॉट i प्लस j प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर, तो ये बच्चों किसकी इक्वेशन आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। इनको बोलिए और देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। देखिए इसमें हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में देखा है हमें एक प्लेन दे रखा है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? और उस प्लेन के ऊपर ये 3 पॉइंट्स हैं P Q R। क्लियर है? अच्छा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, इसे हम x1, इसे y1 और इसे z1 मानते हैं, इसे x2, इसे y2, इसे z2, इसे x3, इसे y3 और इसे z3 मानते हैं। क्लियर है? हमें क्या करना है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट से जो है पास होता है। क्लियर है? तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या था, लैंग्वेज आप खुद लिख लेंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ से प्लेन पास होता है, उनमें से पहला पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, और तीसरा पॉइंट है R, उसके कोऑर्डिनेट x3, y3, z3 है। तो उसकी इक्वेशन ये होगी। क्लियर है? तो अब देखिए आप वैल्यू रख दीजिए, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। क्लियर है? अब देखिए x2 माइनस x1 कितना होगा 5, y2 माइनस y1 कितना होगा 3, और ये कितना आएगा -4, ये -10, -6,
8 इजिकल टू 0। अब बच्चों इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पे उन्होंने कहा हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होता है। इसका फार्मूला ये डायरेक्ट होता है। अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 तो कितना आएगा ये 24 माइनस 24। सेकेंड वाले का साइन चेंज करेंगे तो आएगा 40 माइनस 40। और ये 30 माइनस 30 प्लस 30। क्लियर है? तो देखिए ये आ रहा है 0 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब हम इक्वेशन तो निकाल नहीं पाए ना। इक्वेशन अगर निकलती तो वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में आती। क्लियर है? अच्छा, इसका फिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, कोलिनियर है। प्लेन के लिए हमें जो तीनों पॉइंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर दिए होने चाहिए। सही? अगर मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है, उसके ऊपर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो ही हम क्या कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो उस केस में लाइन बन सकती है। सही? उस केस में आप लाइन की इक्वेशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं मगर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर 0 इजिकल टू 0 आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लीजिए आंसर आ जाता है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं। वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं। सही? अब जैसे मैं आपको बी पार्ट करवा देता हूं। बी पार्ट में मुझे दे रखा है पहला पॉइंट 1 1 0 1 2 1 माइनस 2 2 माइनस 1। क्लियर है? तो इसे हम x1 y1 z1 मानते हैं, इसे x2 y2 z2 x3 y3 z3। तब देखिए x माइनस x1 हो गया 1, y माइनस y1 हो गया 1, z माइनस z1 हो गया 0। फिर x2 माइनस x1 0, y2 माइनस y1 1, z2 माइनस z1 1। सही? फिर x3 माइनस x1 माइनस 3, y3 माइनस y1 that means 1, z3 माइनस z1 that means minus 1 is equal to 0। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। कितना आएगा, -1 और -1, बीच वाले का साइन चेंज, y माइनस 1 कितना आएगा 0 प्लस 3 और फिर z 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा -2x प्लस 2। क्लियर है? और ये -3y प्लस 3 प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये आ गया -2x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू -5। तो ये बच्चों प्लेन की इक्वेशन आ गई। सही? इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो आप प्लेन की इक्वेशन जब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं। सही? अब चाहो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। ये भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं।